जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋषभ सर, आपके संघर्षों का साथी, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। टुडेज आवर टॉपिक इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। दैट टॉपिक इट इज इन द क्लास 9th हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2 टॉपिक, एंड व्हाटएवर द important things related your examination and the syllabus today, only I discuss only that thing by my own notes. Okay, I'm going to start the topic. The age of social change. ऐसा सोशल चेंज क्या हो गया ऐसा यूरोप में, शुरुआत की कहानी से पढ़ेंगे। अब कहानी पहले ले चलो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी में आपने कुछ चीजें जानी कि जो इस यूरोप में स्प्रेड हो रहा है। क्या? फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारी आइडियोलॉजी अब यूरोप में स्टेब्लिश होने लग गई। पूरे यूरोप को चेंज करने लगी, वहां की हवा हवा को चेंज करने लग गई। तो ऐसे में क्या हुआ, ये जब आइडिया पूरा यूरोप में सर्कुलेट हुई तो सोशल चेंज जैसी आइडियोलॉजी यूरोप में आ गई। अच्छा, उसी समय इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले जो दो तीन आइडियोलॉजीज प्रमोट हो रही है, उस समय बह रही हैं, वो जैसे लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। दैट इज योर सेकंड टॉपिक ऑल्सो। लिबरल कौन लोग हैं? लिबरल वो हैं जो सर्वधर्म सद्भाव को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। They thinks that religion, in the aspect of the religious, in the behalf of the religious, सभी लोग इक्वल रहे। ओके, इक्वालिटी को ज्यादा प्रमोट करें, कोई एक ही रिलीजन को लेकर ज्यादा रिजिड ना हो, बल्कि नेशन का काम क्या होना चाहिए, सभी रिलीजन को टॉलरेट करना सीखे। ओके, दूसरी चीजें ये क्या कहेंगे बेटे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहा है। दूसरी चीजें ये डेमोक्रेटिक राइट्स को ज्यादा प्रमोट करेंगे कि राइट्स होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, ना कि राजा का शासन हो, यानी डायनेस्टिक रूल को नहीं प्रमोट करेंगे। ओके, गवर्नमेंट हो, उनके ऑर्गन हो, लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, ठीक, लोगों को राइट्स मिले, ये सारी चीजें अच्छी अच्छी बातों को ये प्रमोट करेंगे। लेकिन इनकी अपने कुछ लिमिटेशन है। व्हाट इज द लिमिटेशन बेटे? इनकी लिमिटेशन है कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को बिल्कुल प्रमोट नहीं करेंगे। ओके, इन द सेंस कैसे, ये मैन की वोटिंग पे ज्यादा काम कर रहे हैं, बल्कि वुमेन की वोटिंग पे काम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द लिबरल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट द रेडिकल्स। व्हाट द रेडिकल्स थिंक। रेडिकल्स वोटिंग को लेकर तो एकदम रिजिड बिल्कुल नहीं है, वो सबकी वोटिंग को प्रमोट करेंगे, यानी वुमेन को भी वोट देने का पूरा राइट है। लेकिन रेडिकल ज्यादातर प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ में है। ये सोचते हैं कि एक आदमी के पास बहुत सारी संपत्ति ना हो, उतनी ही संपत्ति हो जितनी उसको जरूरत हो, बाकी उसकी बची संपत्ति को डोनेट कर देनी चाहिए। ओके, और इस चीज को लेकर ये बहुत रेडिकल सोचते भी हैं कि नहीं, तुरंत बांटो। ठीक, इन द सेंस इनका क्या मानना है कि प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है किसी एक सिंगल हैंड में ना हो, क्योंकि ये डिस्पैरिटी को बढ़ावा देगी, असमानता को बढ़ावा देगी कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। ओके, तो इनके हिसाब से क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी का सब में डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर हो जाना चाहिए। तो ऐसी विचारधारा, लेकिन इतनी रिजिड विचारधारा कभी इम्प्लीमेंट सोसाइटी में तो हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी चलिए कहानी आगे देखिए। कहानी दैट इज द कंजर्वेटिव। अब क्या हुआ, नेपोलियन के वॉर के बाद, नेपोलियन के वॉर यानी 1815 के वाटरलू के वॉर के बाद जब नेपोलियन डिफीट हो जाएंगे तो फिर से मोनार्की यूरोप में स्टैब्लिश हो जाएगी। लेकिन इस बार की जो नई मोनार्की स्टैब्लिश हुई है, ये एक बात बहुत अच्छे से जानती है। वो क्या? कि चेंज इज इनवाइटेबल, यानी चेंज होना अनिवार्य है, चेंज को रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये चेंज को बहुत स्लो तरीके से चाहते हैं कि स्लो चेंज हो। कैसा चेंज हो? स्लो। और लोग जो पास्ट है, हमारी जो पुरानी परंपरा है, ट्रेडिशन है, उसका रिस्पेक्ट भी करें। ये ना हो कि मॉडर्नाइजेशन को ज्यादा प्रमोट करें और हमारी ये पुरानी रीति रिवाज ट्रेडिशन को भूल जाए। बिल्कुल नहीं, ट्रेडिशन को भी रिस्पेक्ट करें एंड धीरे धीरे बदलाव आए, जैसे इनकी एरिस्टोक्रेसी, नोबेलिटी सब जीवित रहे। समझ में आई बात? तो इन सब चीजों को बढ़ाते हुए हम थोड़ा बहुत यूरोप के केस की ओर आते हैं, यानी यूरोप में हो क्या रहा है 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन रही है, बहुत इंडस्ट्रीज लग रही हैं, बड़े बड़े शहर, नए नए शहर आ रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज बन रही हैं। और इससे सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा होगा? सोसाइटी में चेंज ये आ रहा है कि इतनी ये जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं, इसमें जो वर्क करने आएंगे
वर्कर्स। तो वर्कर्स के जीवन में क्या कंडीशन है? काम करने के लंबे लंबे घंटे, लॉन्ग आवर्स फॉर द वर्किंग, लो वेजेस, सैनिटाइजेशन की समस्या और ऐसे रहने की समस्या, बहुत सारी समस्या वर्कर्स के जीवन में आ रही है। दैट इज द सोशल चेंज एंड इट विल बी आस्क्ड यू ऑल्सो इन योर पेपर कि व्हाट द सोशल चेंज इन कम इन द 19th सेंचुरी। तो आपको ये बताना है सिचुएशन ऑफ द वर्कर्स, क्या चेंजेस आ रही है। और वर्कर्स के प्रॉब्लमेटिक जीवन में तो ये तो आ ही रहे हैं, इवन शहर बस रहे हैं जो, उसमें गांव से लोग आकर मतलब काम की तलाश में गांव से लोग आकर वहां धीरे धीरे स्टैब्लिश होना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे वहां पे बहुत रश हो जाएगा और वहां भी मलिनता मतलब स्लम्स फैलना शुरू हो जाएगा। मतलब शहरों की भी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। ठीक, इवन आप ये भी लिखेंगे कि जो जिस तरीके से इंडस्ट्रीज हैं, जिस तरीके से डिमांड होनी चाहिए उस तरीके से सोसाइटी में डिमांड नहीं है। तो डिमांड ना होने की वजह से ओनर क्यों सबको नौकरी दे देगा? तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, डिमांड लो है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। ऐसे ग्राफ में क्या होगा कि सिचुएशन क्या चल रही है सोशल सोसाइटी में, कि सोशल चेंजेस में क्या आ रही है सोसाइटी में, कि ये जो लिबरल्स एंड द कंजर्वेटिव टाइप के जो मिल वर्कर ओनर हैं, ये लोग इन लोगों की या लेबर क्लास लोगों की लाइफ में कुछ फैसिलिटी या कुछ सुधार करने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। बल्कि इतना तो जो लेबर वर्कर या एग्रीकल्चरिस्ट ये सारे लोग जो वहां पे है भी, वो इतना फेवरिस्ट नहीं हो रहे हैं इन सब इतना इन लोगों की द्वारा की गए सुधार या चेंज के लिए जो दौड़ लगा रहे हैं, इतना खुश भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में एक नई तरीके की विचारधारा, नई तरीके की आइडियोलॉजी यूरोप में स्प्रेड होने लग जाएगी। एंड दैट इज व्हाट बेटे, दैट आइडियोलॉजी इट इज कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। एक्चुअली होता क्या है कि यूरोप में नेपोलियन के मर जाने के बाद, नेपोलियन के हार जाने के बाद, वाटरलू की लड़ाई के बाद कंजर्वेटिव्स बहुत हाई हो जाता है वहां पे, वो डोमिनेट करने लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट या रिवॉल्यूशनरिस्ट थे, उनको वही डेमोक्रेटिक राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा सोचने आई। तो ऐसे में बहुत सारे रिवॉल्यूशनरिस्ट जो अलग अलग नेशन से थे, वो बहुत हद तक सोशलिज्म को भी प्रमोट किए हुए हैं। हम उन्हीं की कहानी पढ़ रहे होते हैं। ओके, तो अलग अलग नेशन जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, इन सब की कहानी आप यहाँ फोर्थ टॉपिक में सोशलिज्म कैसे यूरोप में आ गया, इस चीज को जानेंगे। जैसे सोशलिज्म का मतलब पहले क्या होता है? यहाँ पर प्राइवेट चीजों को प्रमोट नहीं की जाती, उनके अगेंस्ट में बात की जाती है। यहाँ पर ज्यादातर बातें कोऑपरेटिव होती है। कोऑपरेटिव तो समझ रहे होंगे, कोऑपरेटिव टास्क को प्रमोट करेंगे सोशलिज्म में, यानी कम्युनिटी होनी चाहिए, कम्युनिटी कोऑपरेटिव होनी चाहिए, ऐसी टाइप, जिसमें दो तीन अलग अलग स्कॉलर अपनी अपनी बातें कहें, जिसमें आप रॉबर्ट वेन, एक व्यक्ति हैं रॉबर्ट वेन साहब की बातों को पढ़ेंगे। और इन्होंने अबाउट द सोशलिज्म से रिलेटेड एक जो चेंज के बारे में बात की है। ही बिलीव इन द कोऑपरेटिव कम्युनिटी कार्ड न्यू इंडियाना, न्यू हार्मनी इन इंडियाना। मतलब यूएसए में एक अमेरिकी तरह के एक समुदाय की रचना करने की कोशिश किया है, जिसका नाम है न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यानी एक कम्युनिटी जो सोशलिज्म को बहुत प्रमोट करे, कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने की कोशिश। दूसरा आप एक स्कॉलर के बारे में पढ़ेंगे, वो लुइस वैन। लुइस वैन साहब ने क्या बात कही है? उन्होंने कहा है कि बिलीव इन कोऑपरेटिव कम्युनिटी बट टू इनकरेज कोऑपरेटिव ही वांट गवर्नमेंट। यानी वो भी कोऑपरेटिव कम्युनिटी के बिलीव को बिलीव करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इसको कोऑपरेशन को या कोऑपरेटिव को या सोशलिज्म को प्रमोट कौन करे? सरकार करे, गवर्नमेंट करे। ओके, मतलब उनके कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, एक आदमी की काम करने से नहीं होगा, सरकार को भी प्रमोट करना होगा इस चीजों को, तब जाकर कोऑपरेटिव जैसे टास्क प्रमोट होगी। इवन आप कार्ल मार्क्स की कहानी पढ़े होंगे, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड चीजें आपके टॉपिक में है, और फ्रेडरिक एंगल्स की टॉपिक यहाँ पे लिखी है। जैसे कार्ल मार्क्स से रिलेटेड चीजें क्या है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती कैसी है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी का ओनर है कैपिटलिस्ट, जो पूंजीपति लोग हैं, और कैपिटलिस्ट कैसा सोचते हैं? प्रॉफिट, पैसा सोचते हैं। अब जब ये प्रॉफिट सोचेंगे तो वर्कर्स की जिंदगी के बारे में क्या ही सोचेंगे? तो वर्कर्स के बारे में जब नहीं सोचेंगे, यानी जो काम करके, जो मेहनत करके पैसा इनके लिए बना रहा है और इनकी वो उसकी खुद की लाइफ के बारे में ज्यादा थिंक आउट नहीं हो रहा है, बल्कि दे आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट। तो ऐसे में इन्होंने एक बात कही है
कि वर्कर कंडीशन कुड नॉट इम्प्रूव टिल द प्रॉफिट वाज accumulated by the प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी सारा प्रॉफिट खाएगी तो वर्कर्स का कम जो सिचुएशन है वो कंडीशन कैसे बदलेगी। तो ऐसे में करना क्या चाहिए कि इनको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ओके, ऐसी विचारधारा किसकी है? कार्ल मार्क्स लोगों की है। उन्होंने क्या कहा कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्राइवेट एसोसिएशन, इनको हटाइए, एक दिन क्या होगा कि मजदूर सब मिलकर विद्रोह कर देंगे, ऐसा रिलेटेड टू रिमूव कैपिटलिस्ट, ऐसी थॉट को प्रमोट करते हैं। एंड उनको ऐसा लगता है कि जब कैपिटलिस्ट हट जाएंगे तो कम्युनिस्ट सोसाइटी इंप्लीमेंट होगी और सब पूंजीपतियों का एक मार्क्स का ऐसा विश्वास भी है कि पूंजीपति के साथ होने वाले संघर्ष के अंत में जीत किसकी होगी? मजदूरों की होगी। यानी वर्कर्स दे विल फाइट अगेंस्ट द दे विल फाइट अगेंस्ट द प्राइवेट ओनर एंड आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द बैटल हु विल विन? वर्कर्स दे विल विन। एंड उसके बाद उनकी कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा थिंक आउट करते हैं मार्क्स। यू विल राइट दैट थिंग ऑन द बिहाफ ऑफ देम। लेकिन हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोशलिज्म ऑल्सो। तो कुछ सपोर्टर ऑफ द सोशलिज्म आप अपने ही टॉपिक में उसमें पढ़ेंगे, जो वो लोग पूरे यूरोप में सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे होंगे। और ये सोशलिज्म क्या है बेटे? सोशलिज्म यूरोप में जो ये नई थॉट आ रही है, ये यूरोप की सेकेंड इंटरनेशनल थॉट है। अब आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट इंटरनेशनल क्या होगा? फर्स्ट इंटरनेशनल थॉट है कैपिटलिस्ट, यानी ये जो रशिया या यूरोप पहले से प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट वन, कैपिटलिस्ट। एंड अब सेकेंड इंटरनेशनल थॉट आ गई है क्या? सोशलिज्म। अब हम सोशलिज्म को यानी सेकेंड इंटरनेशनल बॉडी को प्रमोट करने के बारे में बात होगी। तो अलग अलग नेशन में सोशलिज्म से रिलेटेड पार्टी बनेगी। जैसे जर्मनी के केस में आप पढ़ोगे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इंग्लैंड में आप लेबर पार्टी का एक एग्जांपल देख ही रहे हो, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनाई जाएगी। लेकिन होगा क्या कि दे वो फॉर्म द पार्टी, लेकिन और अच्छा कुछ इनकी अपनी अपनी डिमांड्स भी है जिस बिहाफ पे ये इलेक्शन को लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे में फाइट करेंगे। तो डिमांड क्या है कि बेटर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? सेटअप फंड्स टू हेल्प मेंबर की संकट के समय, इन द केस ऑफ द इमरजेंसी या पैमाइन, ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए एक फंड सेटअप करना चाहिए जैसे उस पीरियड में वर्कर्स को दिया जा सके। और रिड्यूसिंग ऑफ वर्किंग आवर, वर्कर्स की आवर रिड्यूस की जाए और कुछ तो वोटिंग राइट्स भी उनको मिलनी चाहिए। इन सब रिलेटेड चीजों से लेकर उनकी अपनी ड्रीम्स डिमांड्स हैं। अच्छा, 1914 में क्या होगा? जो इलेक्शन होगा यूरोप में, यूरोप के इलेक्शंस में 1914 में ये पार्टी बहुत जीतेगी तो नहीं, मतलब ये पार्टी मेजोरिटी में तो नहीं आएगी, लेकिन इसके कैंडिडेट बहुत सारे सेलेक्ट होकर वहां के कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच जाएंगे, वहां के कांग्रेस पे पहुंच जाएंगे, मतलब वहां के अपने पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में इन लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन पहुंच जाएगा। ओके, और उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आइडियाज को शेप करने लग जाएंगे लेजिस्लेशन में। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन द केस ऑफ द यूरोप, जो सोशलिज्म की आइडिया है या सोशलिज्म जैसी पार्टी है, वो यूरोप में पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं होगी, लेकिन वहां की आइडिया, इस पार्टी की आइडिया यूरोप में धीरे धीरे लोगों तक पहुंच जाएगी। लेकिन सोशलिज्म जो चेंज, जो केस या जो सरकार अगर हमने कहीं बनते हुए देखी है, तो वो अपना नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रशियन रिवॉल्यूशन। रशिया के रिवॉल्यूशन के बाद ये टॉपिक या ये जो आइडियोलॉजी है पूरी सरकार को कैसे बदल देगी और कैसे वहां पर इंप्लीमेंट करेगी, ये चीज हम जानेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। चलिए, ये वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए साथी, धन्यवाद।